हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने जियोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल तीनों क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था। अब हमें शुरू करना है सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्टोन, कि हम उसकी क्वेरी कैसे करेंगे, क्वेरिंग कैसे करेंगे, सीजनिंग, ड्रेसिंग, इन सब के बारे में हम लोग को जानना है। ओके, तो फर्स्ट है हमारा क्वेरी। क्वेरी क्या होता है? देखिए, वह स्थान जहाँ से हम स्टोन प्राप्त करते हैं वह क्वेरी कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वेरी। वह स्थान जहाँ से हम स्टोन प्राप्त करते हैं वह क्वेरी कहलाता है। सेकंड नंबर है क्वेरिंग। स्टोन प्राप्त करने की विधि को क्वेरिंग कहते हैं। क्वेरी तो वह स्थान हो गया जहाँ से स्टोन प्राप्त करते हैं, और क्वेरिंग है स्टोन प्राप्त करने की विधि को क्वेरिंग कहते हैं। फिर थर्ड नंबर है हमारा ड्रेसिंग। ड्रेसिंग क्या होता है? क्वेरिंग के तुरंत बाद स्टोन को कटाई छटाई करके उसको एक नया रूप, या हम कह सकते हैं एक निश्चित साइज या शेप प्रदान करते हैं। लेकिन जो ड्रेसिंग है हम सीजनिंग से पहले कर लेते हैं, क्योंकि उस समय जो स्टोन होता है वो नम होता है, तो उसका कटाई छटाई करने में आसानी होती है। इसलिए हम पहले ड्रेसिंग कर लेते हैं, वो भी सीजनिंग के पहले, सुखाने से पहले। ठीक है, स्टोन को या पत्थर को सुखाने से पहले हम उसकी ड्रेसिंग कर लेते हैं, कटाई छटाई करके उसे एक नया रंग रूप दे देते हैं हम। ठीक है, शेप बना देते हैं, उसका आकार एक दे देते हैं। ठीक, फिर आता है चौथा नंबर क्वेरी शेप। क्वेरी शेप है क्वेरिंग के बाद स्टोन में उपस्थित जो नमी होती है। जब क्वेरिंग करते हैं तो क्वेरिंग के बाद जब स्टोन में एक नमी होती है, उस नमी को ही हम क्वेरी शेप कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए, फिर आता है सीजनिंग। क्वेरिंग के बाद प्राप्त स्टोन में उपस्थित नमी को सीजनिंग कहते हैं। क्वेरिंग के बाद स्टोन में प्राप्त नमी को हम सीजनिंग कहते हैं। ठीक है, स्टोन की सीजनिंग 6 महीने से 12 महीने तक करते हैं। कितनी? 6 महीने से लेके 6 महीने से 12 महीने तक करते हैं स्टोन की सीजनिंग हम। ठीक है, सीजनिंग के बाद स्टोन के सरफेस पर एक क्रिस्टलीय परत बन जाती है। क्या बन जाती है? क्रिस्टलीय परत बन जाती है सीजनिंग के बाद, जिससे स्टोन की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है स्टोन की। जब सीजनिंग के बाद स्टोन के सरफेस पर एक क्रिस्टलीय परत बन जाती है, जिससे स्टोन की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। कब होती है? सीजनिंग के बाद। और ये आप लोग याद रखिएगा, 6 से 12 महीने तक सीजनिंग करते हैं। क्वेश्चन पूछता है 6 से 12 महीने तक सीजनिंग करते हैं। ठीक है ना। फिर देखिए क्या है, मेथड्स ऑफ क्यूरिंग। देखिए, सीजनिंग के बाद है क्रशिंग। इस प्रोसेस द्वारा स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में हम तोड़ते हैं। क्रशिंग मतलब तोड़ना होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं क्रशिंग में। स्क्रीनिंग में क्या होता है? स्क्रीनिंग वह प्रोसेस है जिसमें हम स्टोन को उसके साइज के अनुसार अलग करते हैं। ठीक है, उसके साइज के अनुसार स्क्रीनिंग में स्टोन को हम अलग करते हैं। ओके, फिर हमारा देखिए क्या है, मेथड्स ऑफ क्यूरिंग। क्यूरिंग के कितने मेथड हैं? तो दिया द मेथड्स ऑफ क्यूरिंग द स्टोन में भी 5 मेथड हैं। ओके, देखते हैं फर्स्ट कौन सा है। पहला है डिगिंग और एक्सकैवेटिंग मेथड। डिगिंग और एक्सकैवेटिंग मेथड, इसमें क्या होता है? देखिए, यह मेथड सामान्यतः सॉफ्ट रॉक के लिए यूज करते हैं हम। किसके लिए? सॉफ्ट रॉक के लिए। ठीक है, यह मेथड, डिगिंग मेथड, सामान्यतः सॉफ्ट रॉक के लिए यूज होता है। डिगिंग मेथड किसके लिए? सॉफ्ट रॉक। सॉफ्ट रॉक कौन कौन से हैं? तो सॉफ्ट रॉक है हमारा जिप्सम, सर्पेंटाइन, लेटेराइट इत्यादि, और भी बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल में देखिए, जिप्सम, सर्पेंटाइन, लेटेराइट, ये सॉफ्ट रॉक हैं। ओके,
तो हम डिगिंग मेथड का यूज करते हैं सॉफ्ट रॉक के लिए। फिर आते हैं नेक्स्ट हीटिंग मेथड। हीटिंग मेथड में क्या होता है, डिगिंग मेथड में हम कुछ और जान लेते हैं। यह स्मॉल स्केल के लिए उपयुक्त है, स्मॉल स्केल के लिए उचित होता है। कम गहराई में यदि स्टोन उपलब्ध हो तो उसके लिए भी यह मेथड उपयुक्त है। अगर कोई स्टोन कम गहराई में ही है तो उसके लिए भी डिगिंग और एक्सकेवेटिंग मेथड उपयुक्त होता है। ओके, और इसके एग्जांपल हैं जिप्सम, सर्पेंटाइन, लेटेराइट। अभी मैं आपको उसका फिगर दिखा दे रहा हूँ। फिर आता है हीटिंग मेथड। हीटिंग मेथड में क्या है, यह मेथड ऐसे रॉक के लिए उपयुक्त है जिसमें ताप सहने की क्षमता कम होती है। ऐसा रॉक जिसमें ताप सहने की क्षमता कम हो वह हीटिंग मेथड कहलाता है। क्या कहलाता है, हीटिंग मेथड कहलाता है। उसके एग्जांपल हो गए ग्रेनाइट और नीस। क्या क्या हो गया, ग्रेनाइट, नीस इत्यादि। ठीक है, मैं आपको उसका फिगर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है हीटिंग मेथड। ओके, ताप सहने की क्षमता जिन पत्थरों में कम होती है तो उसके लिए यह मेथड यूज किया जाता है। ओके, फिर हम आते हैं वेडगिंग मेथड पे। वेडगिंग मेथड इसमें क्या, देखिए वेडगिंग मेथड, यह मेथड स्ट्रेटिफाइड रॉक के लिए उपयुक्त होता है। किसके लिए, स्ट्रेटिफाइड रॉक के लिए उपयुक्त है यह। तो स्ट्रेटिफाइड रॉक कौन कौन से मैंने आपको बताया था, मार्बल हो गया, सैंडस्टोन, स्लेट, सैल, लेटेराइट और भी बहुत सारे हैं स्ट्रेटिफाइड रॉक। स्ट्रेटिफाइड रॉक है तो वेडगिंग मेथड यूज होगा। तो वेडगिंग मेथड के लिए यूज होता है स्ट्रेटिफाइड रॉक। उसके एग्जांपल हो गया मार्बल, सैंडस्टोन, स्लेट, सैल, लेटेराइट इत्यादि। ओके, इसका मैं फिगर आपको दिखा देता हूँ। ये डिगिंग मेथड है, देख लीजिए। फिर हम आते हैं चैनलिंग मेथड पे। किस पे, चैनलिंग मेथड पे। चैनलिंग मेथड में क्या है, इस मेथड द्वारा चैनलर की सहायता से, किसके, चैनलर की सहायता से रॉक को बड़े बड़े ब्लॉक्स के रूप में काटते हैं। इसमें हम चैनलर की सहायता से स्टोन को, रॉक को बड़े बड़े ब्लॉक के रूप में काटते हैं। इस प्रकार के स्टोन का यूज हम अधिकतर देखते हैं डैम अथवा रिटेनिंग वाल में करते हैं। डैम के पास आप देखेंगे तो ब्लॉक के रूप में कटे रखे रहेंगे वहाँ पे डैम के पास, और रिटेनिंग वाल में यूज करते हैं हम इसका। ओके, डैम और रिटेनिंग वाल। फिर आता है ब्लास्टिंग मेथड। इसमें क्या है, इस मेथड द्वारा हार्ड रॉक की क्वेरिंग किया जाती है, कठोर रॉक की। ओके, इसके द्वारा सॉफ्ट रॉक की क्वेरिंग नहीं करते हैं। जब हार्ड रॉक की क्वेरिंग कर रहे हैं ब्लास्टिंग मेथड में, तो सॉफ्ट रॉक की, अगर ब्लास्टिंग मेथड से हम सॉफ्ट रॉक की क्वेरिंग करेंगे तो पूरा स्टोन बेकार हो जाएगा हमारा। ओके, तो इससे हम हार्ड रॉक की क्वेरिंग करते हैं ब्लास्टिंग मेथड से। इसके द्वारा मार्बल जैसे मूल्यवान रॉक की क्वेरिंग नहीं करते हैं। मार्बल जैसे मूल्यवान रॉक की हम क्वेरिंग नहीं कर सकते हैं ब्लास्टिंग मेथड से। इसका ही फिगर मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोग को। ये देखिए ब्लास्टिंग मेथड है, उसका फिगर है ये। ओके, फिर हम आते हैं, देखिए क्या है, विस्फोट कराने के लिए निम्नलिखित विस्फोटक का प्रयोग करते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से विस्फोटक हैं। पहला है हमारा ब्लास्टिंग पाउडर या गन पाउडर। ब्लास्टिंग पाउडर या गन पाउडर। अब इसके परसेंटेज की बात कर लेते हैं हम, इसमें परसेंटेज कितनी है इसकी। देखिए पोटेशियम नाइट्रेट, मैं आपको फिगर दिखा दे रहा हूँ इसका। ये देखिए ब्लास्टिंग पाउडर या गन पाउडर, तो इसका हमारा हो गया पोटेशियम नाइट्रेट 75% से 65%, सल्फ़र हो गया 10% से 15%, 10 भी हो सकता है 15, चारकोल पाउडर 15%, 20% भी हो सकता है। ओके, फिर है डायनामाइट। डायनामाइट में क्या है, नेक्स्ट हमारा डायनामाइट है सेकंड नंबर। नाइट्रोग्लिसरीन 75%,
फाइन सेंट 25%, ठीक है। फिर आता है ब्लास्टिंग जिलेटिन, उसमें क्या है नाइट्रोग्लिसरीन 93% और गन कॉटन 7% आता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, देखिए ब्लास्टिंग पाउडर गन पाउडर में बता दिया आपको, डायनामाइट बता दिया, ब्लास्टिंग जिलेटिन भी हो गया, गन कॉटन में क्या होता है, कपास के रेशों को सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, कपास के रेशों को सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रिक अम्ल के घोल में डुबो कर बनाया जाता है। किसको, गन कॉटन को हम सल्फ्यूरिक एसिड, कपास के रेशों को सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रिक अम्ल के घोल में डुबो कर बनाते हैं गन कॉटन को, ठीक है। फिर 5वां नंबर हम आता है कोरडाइट, ये क्या होता है, इसमें नाइट्रोग्लिसरीन तथा नाइट्रोसेलुलोज द्वारा बनाया जाता है। इसे जो है नाइट्रोग्लिसरीन किसके द्वारा, नाइट्रोग्लिसरीन और नाइट्रोसेलुलोज द्वारा कोरडाइट हम बनाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा रॉक, देखिए रॉक क्या है, इसमें होता है पोटेशियम क्लोरेट 79%, कितना 79% पोटेशियम क्लोरेट, और नाइट्रोबेंजोल इसमें होता है 21%, ठीक है। पोटेशियम क्लोरेट होता है 79% और नाइट्रोबेंजोल होता है 21%, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, रॉक की। फिर आता है लिक्विड ऑक्सीजन और लिथोफैक्टर, ओके, ये सब एक्सप्लोजिव हैं, ये सारे जो हैं विस्फोटक हैं, ओके। अब देते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ हैं नोट में दिया है, उपरोक्त विस्फोटक में सबसे अधिक शक्तिशाली विस्फोटक ब्लास्टिंग जिलेटिन होता है, ओके। उपरोक्त विस्फोटक में सबसे अधिक शक्तिशाली विस्फोटक जो होता है ब्लास्टिंग जिलेटिन होता है। आपको याद रखिए, जितना भी मैंने विस्फोटक बताया है उसमें सबसे अधिक शक्तिशाली विस्फोटक ब्लास्टिंग जिलेटिन ही होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गन कॉटन तथा डायनामाइट की स्ट्रेंथ लगभग बराबर होती है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, गन कॉटन तथा डायनामाइट की स्ट्रेंथ लगभग बराबर होती है, लेकिन गन कॉटन की स्ट्रेंथ डायनामाइट की स्ट्रेंथ से अधिक होती है। गन कॉटन की जो स्ट्रेंथ है वह डायनामाइट की स्ट्रेंथ से अधिक होती है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी अधिक होती है, ठीक है, थोड़ी सी अधिक होती है। फिर देखिए क्या है, अगला है रॉक का उपयोग पानी के भीतर करते हैं। कहाँ, पानी के भीतर हम करते हैं रॉक का उपयोग। अभी मैंने बताया था रॉक में पोटेशियम क्लोरेट 79% और नाइट्रोबेंजोल 21%। फिर आता है हमारा कोरडाइट का उपयोग भी नमी युक्त स्थानों पर करते हैं। कोरडाइट का उपयोग नमी युक्त स्थानों पर हम करते हैं, ठीक है। कोरडाइट का उपयोग नमी युक्त स्थानों पर करते हैं। फिर है लिथोफैक्टर का यूज़ टनल्स बनाने में करते हैं। लिथोफैक्टर का यूज़ हम कहाँ करते हैं, टनल्स बनाने में करते हैं। फिर देखिए ये दो चीज़ और आए हैं, फ्यूज और डेटोनेटर। फ्यूज देखिए क्या होता है, फ्यूज कपास के रेशों के साथ ब्लास्टिंग पाउडर या गन पाउडर का यूज करके, किसके साथ कह रहा है, कपास के रेशों के साथ कह रहा है। आप ब्लास्टिंग पाउडर का यूज किए चाहे गन पाउडर का यूज करके, उसके ऊपर जल रोधी टॉर, जल रोधी क्या कह रहा है, टॉर का प्रलेपन करके फ्यूज बनाया जाता है, ओके। इसका उपयोग आग पहुंचाने के लिए करते हैं। इसका उपयोग, फ्यूज का उपयोग हम क्या करते हैं, किस लिए, आग पहुंचाने के लिए करते हैं। इसके जलने की दर 60 सेंटीमीटर प्रति मिनट या 10 mm प्रति सेकंड होती है। कितनी, 60 mm
या 10-60 सेंटीमीटर प्रति मिनट या 10 mm प्रति सेकंड होती है। अब बात करते हैं डेटोनेटर की। डेटोनेटर क्या है? देखिए, डेटोनेटर में है यह कॉपर तथा एल्युमिनियम की बेलनाकार क्यूब बनी होती है जिसका एक सिरा बंद तथा दूसरा सिरा खुला होता है और इसका उपयोग विस्फोट कराने के लिए, आग पहुंचाने के लिए करते हैं। ओके, यह कॉपर तथा एल्युमिनियम की बेलनाकार क्यूब होती है जिसका एक सिरा बंद तथा दूसरा सिरा खुला होता है और इसका उपयोग विस्फोट कराने के लिए किया जाता है, यानी आग पहुंचाने के लिए करते हैं। फिर है, विस्फोट कराने के लिए निम्नलिखित टूल्स का यूज़ करते हैं। कौन कौन से? विस्फोट कराने के लिए निम्नलिखित टूल्स का यूज करते हैं। देखिए, विस्फोट कराने के लिए जिस टूल्स का हम यूज करते हैं वो इस तरह हैं। पहला है हमारा जंपर। जंपर से हम क्या करते हैं? टू मेक होल बनाते हैं। ओके, जंपर से। डीपर, सेकंड हमारा डीपर। डीपर क्या करता है? डीपर हमारा फॉर मेकिंग होल डीप, होल को और गहरा करने का कार्य करता है। फिर हमारा आता है स्क्रैपिंग स्पून। क्या आता है? स्क्रैपिंग स्पून। ये क्या करता है? फॉर क्लीनिंग होल को साफ करता है। ओके, प्राइमिंग नीडल, सॉरी ये नीडल होगा यहाँ पे, प्राइमिंग नीडल। ये क्या करता है? टू मेक स्पेस फॉर फ्यूज, जगह बनाता है फ्यूज को लगाने के लिए। फ्यूज जो मैंने आपको बताया था, कपास के रेशों को ब्लास्टिंग पाउडर या ब्लास्टिंग जिलेटिन में गन पाउडर का यूज करके बनाया जाता है फ्यूज को। ओके, फिर पाँचवा नंबर क्या है हमारा? पाँचवा है टैंपिंग रॉड फॉर कंपैक्टिंग एक्सप्लोसिव को भरा जाता है टैंपिंग रॉड के माध्यम से। ओके, टैंपिंग रॉड के माध्यम से। मैं फिगर सबका दिखा दे रहा हूँ आपको ताकि आप लोग देख सकें कैसा होता है। ये देखिए, ये जंपर है। फर्स्ट मैंने जो बताया था टू मेक होल, इससे होल करते हैं। फिर हमारा ये डीपर है फॉर मेकिंग होल डीप। ओके, फॉर मेकिंग होल डीप। ये हमारा प्राइमिंग नीडल है, इससे हम करते हैं टू मेक स्पेस फॉर फ्यूज को इसी के द्वारा लगाया जाता है, स्पेस बनाया जाता है फ्यूज के लिए। फिर हमारा है टैंपिंग रॉड। क्या है? टैंपिंग रॉड। ओके, देखिए एक चीज़ और जान लीजिए, प्राइमिंग नीडल तथा टैंपिंग रॉड किसकी बात कर रहा है? प्राइमिंग नीडल तथा टैंपिंग रॉड दोनों नॉन फेरस मेटल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन फेरस मेटल होते हैं। प्राइमिंग नीडल और टैंपिंग रॉड यानी अलौह धातु होते हैं, अलौह धातु, नॉन फेरस मेटल होते हैं। फिर क्या है? टैंपिंग रॉड जो है यह सामान्यतः ब्रास का बना होता है। किसका? ब्रास का बना होता है। टैंपिंग रॉड सामान्यतः ब्रास का बना होता है। ओके, और प्राइमिंग नीडल जो है वह कॉपर की बनी होती है। किसकी? कॉपर की। यह सामान्यतः कॉपर की बनी होती है प्राइमिंग नीडल। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेथड ऑफ क्रशिंग के बारे में, मेथड ऑफ ड्रेसिंग के बारे में, और टेस्टिंग ऑफ स्टोन पढ़ेंगे, और प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन के बारे में बात करूँगा मैं। ओके, और इम्पॉर्टेंट हमारा रहेगा टेस्टिंग ऑफ स्टोन। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।